आज हम डिस्कस करेंगे सेल। सेल का मतलब होता है जिसे हम दूसरे नाम से कोशिका भी कहते हैं हिंदी में। तो सेल क्या होता है, सेल के बारे में जानेंगे। सेल के अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आते हैं, सेल एनाटॉमी का और फिजियोलॉजी का। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का सेल सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक यूनिट भी माना जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेल। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे सेल का क्या परिभाषा है। सेल इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। मतलब शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई जो होती है वो सेल होती है। सबसे छोटी इकाई मतलब यूनिट, सबसे छोटी यूनिट मतलब जो सेल से पूरा शरीर हमारा बना होता है। और सेल जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी स्ट्रक्चर मतलब संरचनात्मक मतलब साइज के अकॉर्डिंग सबसे छोटी यूनिट होती है। और फंक्शनल मतलब कार्य में भी सबसे छोटी यूनिट होती है। लेकिन सेल के कार्य इतने इंपॉर्टेंट होती है कि पूरी बॉडी के जो सारे फंक्शन है वो इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सेल का डेफिनेशन है कि ये शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। साइटोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द सेल, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम सेल्स के बारे में या कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि सेल की खोज किसने की और कब की। तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने वैज्ञानिक, इंग्लिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी मतलब सेल के फादर या सेल का अध्ययन करने वाले जो फादर होते हैं इनको कहा जाता है। ही डिस्कवर्ड सेल इन 1665। इन्होंने सेल की खोज 1665 में की थी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर कि सेल जो होता है वो किस तरह का बना होता है। तो एक ह्यूमन सेल का दोस्तों कोई भी साइज नहीं होता है, कोई भी शेप नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम सेल को तीन तरीके से देख सकते हैं। ये स्पेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकता है। स्पेरिकल का मतलब ये इस तरीके का हो सकता है, ओवल का मतलब जैसे अंडाकार हो सकता है और रेक्टेंगल मतलब पूरा गोलाकार। तो ये तीन आकार इसके हो सकते हैं। ये इसके आकार किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जितना सेल के ऊपर प्रोटीन का कोट, जितना प्रोटीन का लेयर बना होता है उसके आधार पर सेल का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से सेल का स्ट्रक्चर होगा। अब हम डायग्राम से देखते हैं सेल में क्या है। जनरली ये जो सेल के कुछ पार्ट्स हमने देखे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है अंदर न्यूक्लियस। ये जो सेल के लगभग सेंटर में होता है, जैसा हमने इसको बिल्कुल सेंटर में बनाया है, तो ये यहाँ की जगह पे यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन ये लगभग सेल के सेंटर में ही पाया जाता है। इसको कवर करने वाली जो लेयर होती है, ये वाली लेयर, इसे हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस की झिल्ली मतलब केंद्रक झिल्ली इसको हम कहते हैं। इसका थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो ये है सबसे बाहर वाली परत। सबसे बाहर वाली परत जो होती है कोशिका को पूरा सहारा देती है, सपोर्ट प्रदान करती है तथा कवर करके रखती है। तो ये जो बाहर वाली परत होती है ये दो परतों की बनी होती है। इसके बाहर एक और परत इस तरीके से ये दो परतों की बनी होती है। ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई दो परतें होती है जो सेल को अंदर से कवर करके रखती है तथा बाहरी कोई भी आघात, चोट, कोई भी इंजरी इन सबसे भी बचा के रखती है। इसके बाद में सेल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बड़ा भाग जो कि सेल को 70% निर्माण करता है वो है हमारा साइटोसोल या साइटोप्लाज्म, जिसे हम कोशिका द्रव भी कहते हैं। ये सेल के अंदर में रेड कलर में जो सारा पूरा द्रव भरा हुआ है इसे हम कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म या साइटोसोल कह सकते हैं। ये सेल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव, इसके अंदर में हमको बहुत सारे ऑर्गन्स अंदर और भी नजर आ रहे हैं जो इसके अंदर तैरते हुए हमको दिखाई देते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम। इसके अलावा सेंट्रोसोम और काफी इसके अंदर ऑर्गन होते हैं, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सेल के। जो पूरा सेल का स्ट्रक्चर होता है उसका 70% जो भाग होता है वो कोशिका द्रव का बना होता है, बाकी 30% भाग अदर ऑर्गन्स का मिलकर के बना होता है। अब जो एक इंसान जब डेवलप होता है, जब एक व्यक्ति पैदा होता है तो वो किस सेल से, कौन सी सेल से एक व्यक्ति का जन्म होता है। तो जिस सेल से व्यक्ति का जन्म होता है वो है जाइगोट सेल। जाइगोट सेल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सेल जो किसी भी व्यक्ति के निर्माण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो एक जाइगोट सेल किस तरीके से बनती है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब निषेचन होता है, फीमेल ओवम और मेल स्पर्म जब दोनों आपस में टकराते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं। तो इस फर्टिलाइजेशन से एक सेल डेवलप होती है जिसे हम जाइगोट सेल कहते हैं, जिससे ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल्स के कौन कौन से भाग है, सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो होते हैं
सबसे पहले हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, ये जो सबसे बाहर वाली परत होती है। सबसे बाहर वाली परत का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कवरिंग एंड प्रोटेक्शन। कवरिंग का मतलब होता है ढकना। तो ये सेल को सभी तरफ से कवर करके रखती है, ढक के रखती है। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, एक प्रोटीन की और एक कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई परत होती है जो पूरी सेल को अंदर से जितने भी ऑर्गन से सबको कवर करके रखती है और उन्हें प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है। इसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस सेल का सबसे अंदर वाला भाग होता है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स मतलब 46 गुणसूत्र, जो कि 23 पेयर 23 जोड़े के रूप में 46 गुणसूत्र इसके अंदर होते हैं, जिसमें 22 पेयर जो होते हैं वो XX होते हैं और 1 पेयर XY क्रोमोसोम का XY गुणसूत्र का होता है। इस तरीके से 23 पेयर होते हैं सेल्स के अंदर जो कि 46 गुणसूत्र बनाते हैं। ये सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अब इस न्यूक्लियस को कवर करने वाली ये जो मेम्ब्रेन होती है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का काम भी कवरिंग एंड प्रोटेक्शन, ये न्यूक्लियस को कवर करके रखती है और प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? कोशिका द्रव। वह द्रव जो कोशिका के अंदर समान रूप से पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से भरा होता है, इसे कोशिका द्रव कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई साइटोप्लाज्म की। अब साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म क्या है? ये 70% भाग बनाता है। ये तरलता प्रदान करता है। तरलता का मतलब होता है फ्लूइडिटी। तरलता का मतलब क्या होगा? यह नमी बनाए रखेगा सेल की, सेल को सूखने नहीं देगा, सख्त नहीं होने देगा। अगर सेल सख्त हो जाती है, ठोस हो जाती है तो सेल्स टूटने लगती है। तो ये सेल्स के अंदर तरलता बनाए रखता है, जिसकी वजह से सेल्स डेवलप होती रहती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जनरली इंपॉर्टेंट सेल्स जो ब्लड बनाने के लिए काम आती है वो होती है आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण जब होता है तब सबसे इंपॉर्टेंट हमको साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि इसके अंदर में जब ब्लड होता है तो ब्लड के अंदर में प्लाज्मा सेल्स जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है और आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी भी इंपॉर्टेंट होती है। तो साइटोप्लाज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है जिसके अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से हम फर्स्ट ऑर्गन देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये वाला भाग होता है जो कि जूते के आकार का होता है। और इसके बारे में अगर हम लिखना चाहे देखना चाहे तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कोशिका मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में जो कोशिका द्रव है इसमें लगातार तैरता रहता है, इसके अंदर स्थित होता है। ये जूते के आकार का होता है, शू शेप्ड ऑर्गन इसे हम कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल को एनर्जी देने के लिए। सेल के अंदर जनरली जो सेल होती है पूरा कोशिका मिलकर के बॉडी को 2 ATP एनर्जी देते हैं। 2 ATP का मतलब होता है 2 एडिनो ट्राइफॉस्फेट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है पूरा सेल्स। लेकिन सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये अकेला पूरी बॉडी को 34 ATP एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अब इतना एनर्जी जब ये देता है तो दोनों सेल्स और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों मिलकर के पूरी बॉडी को 36 ATP एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। इतनी एनर्जी बॉडी के लिए, बॉडी के फंक्शन करने के लिए काफी मात्रा में आवश्यक होती है। तो इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पूरी बॉडी को एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोवाइड कराता है। फर्स्ट हमने देख लिया माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड हम देखेंगे इसका सेकंड भाग साइटोप्लाज्म का दूसरा भाग है जिसे राइबोसोम्स। ये वाला भाग, ये जो सूक्ष्म कण आपको नजर आ रहे हैं इसमें राइबोसोम्स इन्हें कहते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही ज्यादा माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं, बहुत ही छोटे सूक्ष्म कण होते हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर भी साइटोसोल पूरी मात्रा में भरा हुआ होता है, इसलिए ये सेल के अंदर अच्छी तरीके से उपस्थित होते हैं। तथा ये इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन का संश्लेषण करना। सेल के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उनका संश्लेषण करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। थर्ड ऑर्गन जो हम देखेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल के अंदर दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो जो केंद्रक से बहुत दूरी पर स्थित होते हैं, और दूसरे होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारी बिल्कुल सेल ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास में स्थित होते हैं। तो ये दो तरह के हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं और उस प्रोटीन का निर्माण होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट साइटोप्लाज्म का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसे जनरली गोल्जी कॉम्प्लेक्स और हिंदी में इसे गोल्जी काय कहा जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टोरेज करने के लिए। किस चीज का स्टोरेज करता है? जिस प्रोटीन का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं उस प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम और एनर्जी उससे हमको माइटोकॉन्ड्रिया देता है, लेकिन उसका स्टोरेज, उसको भंडारण करना और उसको सेल के अंदर डेवलप करते रहना, ये काम हमारा करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये तलवार के आकार की आकृति के ऑर्गन होते हैं जो कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में तैरते हुए हमको नजर आ जाएंगे। इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया स्टोरेज करना, प्रोटीन का स्टोरेज। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम, ये जो छोटे गोलाकार आकृति के कण हमको नजर आ रहे हैं ये लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम कोशिका द्रव के अंदर लगातार तैरते रहते हैं। लाइसोसोम की सबसे खास बात ये होती है कि ये आसपास के अणुओं को, आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ये नष्ट करते हैं, ये उनको खा जाते हैं। क्योंकि जब इनका खुद का स्टोरेज, मतलब इनका खुद की जो भूख होती है उसको शांत करने के लिए या इनकी एनर्जी को डेवलप करने के लिए आसपास के ऑर्गन्स को नष्ट करते हैं। लेकिन जब आसपास में कोई ऑर्गन नहीं होते हैं या नष्ट करने के लायक नहीं ऑर्गन होते हैं या इनसे नष्ट नहीं हो पाते, ऐसी कंडीशन में ये खुद को ही नष्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये खुद के ही ऑर्गन्स को, खुद के ही बॉडी पार्ट्स को खाना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए इसे सुसाइडल बेग कहा जाता है। सुसाइडल बेग या आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली इसे कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भाग और कुछ इंपॉर्टेंट उसके फंक्शन हमने देखे हैं सेल के अंदर में, और बाकी सेल का जो हिस्ट्री और सेल का स्ट्रक्चर ये सभी इसके अंदर में है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिटेल में सेल के बारे में और टिश्यू के बारे में, अदर चीजों के बारे में हम देखेंगे। थैंक यू।